नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बजरंग और स्वागत है हॉरर स्टोरी विथ बजरंग में। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसी दुनिया में जहां सन्नाटा चीख बन जाता है और अंधेरा अपने साथ लाता है उन आत्माओं की कहानियां जो रात के साए में भटकती हैं। आज की कहानी ऐसी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी रात, एक ऐसा स्टेशन जहां समय जैसे थम सा गया था और हर कोने में छिपा था एक अनजाना डर। थोड़ा रुक कर तो लाइट्स बंद करें, अपनी सांसें थामें और तैयार हो जाए, क्योंकि यह कहानी शुरू होने वाली है। चलिए, डूब जाते हैं इस खौफनाक सफर में। मुंबई की चकाचौंध और भीड़-भाड़ वाली जिंदगी में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो दिन के उजाले में तो हंसती खिलखिलाती नजर आती है, लेकिन जैसे ही रात का सन्नाटा छाता है, वही जगहें एक अनजाने डर का ठिकाना बन जाती है। ये कहानी ऐसी ही एक जगह की है जो मुंबई के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक गोरेगांव रेलवे स्टेशन की है। यह स्टेशन दिन के समय तो लोगों से खचाखच भरा रहता है, लेकिन रात के साए में यहाँ का माहौल कुछ और ही कहानी कहता है। ये कहानी है निखिल की, एक सामान्य से युवक की जो मुंबई के उपनगर में रहता था। निखिल मलाड में एक छोटी सी मार्केटिंग कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करता था। उसका जीवन साधारण था। सुबह 9 बजे ऑफिस, शाम को 6 बजे तक घर वापसी और फिर अपने छोटे से किराए के फ्लैट में कुछ समय अपने लिए। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी। ये कहानी उसी रात की है जो निखिल के लिए एक भयावह सपने से कम नहीं थी। बात जून 2024 की है। गर्मी अपने चरम पर थी और मुंबई की नमी भरी हवा हर किसी को थकान से चूर कर देती थी। निखिल का दिन उसकी रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ अलग नहीं था। सुबह वह अपने ऑफिस गया, जहां उसे एक बड़े क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी थी। ये मीटिंग गोरेगांव में एक कॉरपोरेट ऑफिस में तय हुई थी और निखिल के बॉस ने साफ साफ कह दिया था, निखिल, यह ऑर्डर हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसे पक्का करने से पहले तुम कहीं नहीं जाओगे, चाहे रात के कितने ही बज जाए। निखिल को यह बात सुनकर थोड़ा तनाव तो हुआ, लेकिन उसने सोचा कि यह उसकी नौकरी का हिस्सा है। शाम के 5 बज चुके थे और मीटिंग अभी भी चल रही थी। गोरेगांव के उस कॉरपोरेट ऑफिस में लोग अपनी अपनी डेस्क पर व्यस्त थे। कोई फोन पर बात कर रहा था, कोई लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था। निखिल को बस एक कागज पर हस्ताक्षर चाहिए थे जो उस ऑर्डर को पक्का कर दे, लेकिन क्लाइंट बार बार उसे इंतजार करा रहा था। निखिल ने अपने फोन से समय देखा, 6:30। उसने सोचा, अब तो जल्दी ही हो जाएगा, लेकिन समय जैसे रेत की तरह उसकी मुट्ठी से फिसलता रहा। उसने फोन पर गेम खेलना शुरू किया, सोशल मीडिया स्क्रॉल किया और न जाने क्या क्या करके समय काटने की कोशिश की, लेकिन फोन की बैटरी धीरे धीरे खत्म होती गई और आखिरकार वह पूरी तरह डेड हो गया। रात के 7 बज चुके थे जब आखिरकार क्लाइंट ने उसे बुलाया। उन ऑर्डर पक्का हो गया था और निखिल को एक राहत की सांस मिली। उसने जल्दी से अपने कागजात समेटे, बैग उठाया और ऑफिस से निकल गया। बाहर निकलते ही उसने अपनी घड़ी देखी, 7:45। अब तो मुझे जल्दी से घर पहुंचना होगा, उसने सोचा। वह गोरेगांव स्टेशन की ओर बढ़ा, जहां से उसे मलाड के लिए लोकल ट्रेन पकड़नी थी। मुंबई की लोकल ट्रेनों का नाम सुनते ही एक तस्वीर उभरती है। लोगों से ठसाठस भरी ट्रेनें, दरवाजों पर लटकते यात्री और एक ऐसी भीड़ जिसमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। गोरेगांव स्टेशन पर भी उस समय यही हाल था। शाम के 6 से 10 बजे तक का समय यहां पीक आवर होता है, जब कॉरपोरेट ऑफिसों से लोग अपने घरों की ओर लौटते हैं। निखिल प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, लेकिन ट्रेन में चढ़ना किसी जंग लड़ने से कम नहीं था। हर ट्रेन इतनी भरी हुई थी कि उसे जगह मिलना तो दूर, दरवाजे के पास खड़े होने की भी गुंजाइश नहीं थी। निखिल ने कई ट्रेनें छोड़ दी। उसे लग रहा था कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मेट्रो से गोरेगांव तक का सफर और फिर ऑफिस में घंटों का इंतजार, शायद यही सब उसकी थकान की वजह था। उसे हल्का बुखार सा महसूस हो रहा था और उसका सिर भारी हो रहा था। बस घर पहुंच जाऊं, फिर सब ठीक हो जाएगा, उसने खुद को तसल्ली दी। लेकिन ट्रेनों की भीड़ देखकर उसका मन और बेचैन हो गया। आखिरकार वह थक हार कर प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर बैठ गया। थोड़ा आराम कर लूं,
फिर अगली ट्रेन पकड़ लूंगा, उसने सोचा। वह बेंच पर बैठा, अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस लेने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद कीं, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने आंखें खोलीं और इधर-उधर देखा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। सिर्फ भीड़ का शोर, ट्रेनों की आवाज और प्लेटफॉर्म पर लोगों की भागदौड़। शायद मेरा वहम है, उसने सोचा और फिर से आंखें बंद कर लीं। लेकिन यह बेचैनी बार-बार लौट रही थी, जैसे कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा होकर उसे घूर रहा हो। समय बीतता गया। निखिल को पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने आसपास नजर घुमाई। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा पसरा हुआ था। न कोई भीड़, न कोई शोर, न कोई ट्रेन की आवाज। सिर्फ एक ठंडी हवा जो स्टेशन के खंभों के बीच से गुजर रही थी। निखिल ने अपनी घड़ी देखी। रात के 1:30 बजे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। 1:30 बजे? मैं इतनी देर तक सो कैसे गया? उसने सोचा। गोरेगांव स्टेशन, जो दिन में लोगों से खचाखच भरा रहता है, अब पूरी तरह सुनसान था। स्टेशन की घड़ी की सुइयां जैसे रुक सी गई थीं। निखिल ने अपने फोन को चेक करने की कोशिश की, लेकिन वह तो पहले ही डेड हो चुका था। उसने आसपास देखा। कोई टिकट काउंटर खुला नहीं था। कोई रेलवे कर्मचारी नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा। उसने सोचा, शायद आखिरी ट्रेन निकल चुकी है। अब तो सुबह की पहली ट्रेन का इंतजार करना होगा। लेकिन उसका मन बेचैन था। उसे फिर से वही एहसास हुआ, कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। बेंच के पीछे एक बड़ा सा खंभा था और उसे लगा कि उस खंभे के पीछे कोई छिपा हुआ है। उसने हिम्मत जुटाई और खंभे के पीछे झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह सब मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया और वापस बेंच पर बैठ गया। लेकिन जैसे ही वह बैठा, उसे कुछ आवाजें सुनाई दीं। पहले तो हल्की सी फुसफुसाहट, जैसे कोई धीरे-धीरे बात कर रहा हो। उसने सोचा कि शायद कोई और यात्री होगा। उसने आसपास देखा और उसका दिल धक से रह गया। कुछ दूरी पर रेलवे ट्रैक की ओर मुंह करके 3 लोग बैठे थे। तीनों पुरुष, साधारण कपड़ों में, लेकिन उनकी हरकतें कुछ अजीब थीं। वे ट्रैक की ओर एकटक देख रहे थे, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। निखिल का मन बेचैन हो गया। ये लोग कौन हैं? इतनी रात को यहां क्या कर रहे हैं? उसने सोचा। उसने हिम्मत करके उनके पास जाने की सोची, लेकिन फिर रुक गया। कुछ तो गलत था। उनकी शक्लें सामान्य नहीं लग रही थीं। उनकी आंखें गहरी और खाली सी थीं, जैसे उनमें जान ही न हो। निखिल ने फैसला किया कि वह उनके पास नहीं जाएगा। उसने बेंच छोड़ दी और थोड़ा दूर एक पत्थर की बनी सीढ़ी पर जाकर लेट गया, जहां वह थोड़ा आराम कर सकता था। वह लेटा ही था कि उसे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी। पहले तो वह इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता रहा, लेकिन धीरे-धीरे आवाजें तेज होने लगीं। ये फुसफुसाहट अब बातचीत में बदल गई थी, और फिर वह बातचीत चीखों में। निखिल की सांसें तेज हो गईं। उसने आंखें बंद रखीं, लेकिन अब वह साफ सुन सकता था कि वे तीनों लोग चीख रहे थे। उनकी आवाजें पूरे स्टेशन में गूंज रही थीं, जैसे कोई दर्दनाक हादसे का मातम मना रहा हो। निखिल ने हिम्मत करके आंखें खोलीं और उनकी ओर देखा। वे अब भी वहीं थे, लेकिन अब उनकी चीखें और तेज हो गई थीं। निखिल का शरीर कांप रहा था। उसने अपने चेहरे को दूसरी ओर कर लिया, ये सोचकर कि शायद ये सब उसका वहम हो। लेकिन तभी उसे अपने पैर पर कुछ ठंडा सा छूता हुआ महसूस हुआ। उसने नीचे देखा और उसकी सांस अटक गई। वे तीनों अब उसके बिल्कुल पास थे, उसकी ओर देख रहे थे। उनकी आंखें खाली और ठंडी थीं, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उनमें से एक ने मराठी में धीरे से कहा, तू पण मरणार आहेस ना? इसका मतलब था, तू भी मरने वाला है ना? निखिल का दिल जैसे रुक सा गया। वह कांपते हुए उठा, अपना बैग उठाया और जितनी तेजी से हो सकता था वहां से भागने लगा। भागते भागते उसने स्टेशन की घड़ी की ओर देखा। 1:30 बजे। कैसे? इतना समय बीत गया और अभी भी 1:30 बजे? उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह हकीकत है या कोई भयानक सपना। वह भागता हुआ टिकट काउंटर की ओर गया, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। तभी पीछे से फिर वही आवाज आई, आमच्या सोबत ये, आम्ही फक्त मेलेलो आहोत, तुला काही करणार नाही। इसका मतलब था, हमारे साथ आ, हम तो बस मर चुके हैं, तुझे कुछ नहीं करेंगे।
निखिल की सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। उसे बस इतना याद था कि ऐसी स्थिति में भगवान का नाम लेना चाहिए। वह पढ़ता रहा और फिर न जाने कब वह बेहोश हो गया। सुबह की पहली किरणों के साथ निखिल की आंख खुली। वह टिकट काउंटर के पास एक कोने में पड़ा हुआ था। एक सफाई कर्मचारी उसे हिलाकर जगा रहा था। ए भाई, यहां क्या कर रहा है? सुबह के 5 बज गए। ट्रेन पकड़नी है कि नहीं? उस कर्मचारी की आवाज सुनकर निखिल ने राहत की सांस ली। उसने अपनी घड़ी देखी। 5 बज रहे थे। वह उठा, अपने कपड़े झाड़े और जल्दी से प्लेटफॉर्म की ओर भागा। उसने मलाड जाने वाली पहली ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन में बैठकर वह उस रात की घटनाओं को याद करने लगा। क्या वह सब सच था या सिर्फ एक बुरा सपना? लेकिन वे चीखें, वे ठंडी आंखें और वह मराठी में बोला गया वाक्य, तू पण मरणार आहेस ना, यह सब इतना वास्तविक लग रहा था कि वह कांप उठा। जब वह मलाड स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन से उतरते वक्त उसने दरवाजे की ओर देखा और वहां दरवाजे के पास वही तीनों आकृतियां खड़ी थीं। उनकी वही मुस्कान, वही ठंडी आंखें। एक ने फिर से कहा, तू पण मरणार आहेस ना। निखिल की सांस रुक गई। वह बिना कुछ सोचे उन आकृतियों को अनदेखा करते हुए भागता हुआ स्टेशन से बाहर निकल गया। वह सीधा अपने घर पहुंचा और अपने बड़े भाई रोहन को सारी बात बताई। रोहन ने पहले तो उसकी बात को मजाक समझा, लेकिन निखिल की कांपती आवाज और डरे हुए चेहरे को देखकर उसे यकीन हो गया कि कुछ तो गलत हुआ है। रोहन ने उसे शांत किया और कहा, तू पहले आराम कर, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अगले दिन निखिल और रोहन पास के एक मंदिर गए। वहां उन्होंने एक पुजारी को सारी बात बताई। पुजारी ने गंभीरता से उनकी बात सुनी, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहो, भगवान का नाम लो और रात में ऐसी जगहों पर जाने से बचो। निखिल को पुजारी की बातों से कोई खास राहत नहीं मिली। उसका मन अभी भी उस रात की घटनाओं में उलझा हुआ था। कुछ दिनों बाद रोहन को अपने एक पुराने दोस्त संजय की याद आई। संजय रेलवे में टेक्नीशियन का काम करता था और कई सालों तक गोरेगांव स्टेशन पर रात की शिफ्ट में काम कर चुका था। रोहन ने निखिल को साथ लिया और संजय से मिलने गया। संजय ने जब निखिल की कहानी सुनी तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। निखिल, तुम्हें पता है, मुंबई की लोकल ट्रेनों में हर साल हजारों लोग मरते हैं। कोई ट्रेन के नीचे आ जाता है, कोई भीड़ में कुचल जाता है, कोई प्लेटफॉर्म पर फिसल कर गिर जाता है। और गोरेगांव स्टेशन, ये उन स्टेशनों में से एक है जहां सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। संजय ने रुककर एक गहरी सांस ली। ऐसी जगहों पर जहां बार बार मौतें होती हैं, कुछ आत्माएं भटकने लगती हैं। खासकर रात के समय जब सन्नाटा होता है, तब ये आत्माएं बाहर निकलती हैं। वे अपनी मौत का मातम मनाती हैं और कभी-कभी वे जिंदा लोगों से बात करने की कोशिश करती हैं। निखिल ने कांपते हुए पूछा, लेकिन वे 3 लोग कौन थे? और वे मुझसे बार बार वही सवाल क्यों पूछ रहे थे? संजय ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि वे कौन थे, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि गोरेगांव स्टेशन पर कई साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। एक ट्रेन डिरेल हो गई थी और उसमें कई लोग मरे थे। कुछ लोग कहते हैं कि उस हादसे की आत्माएं अभी भी स्टेशन पर भटकती हैं। शायद तुमने उन्हीं में से कुछ को देखा। संजय की बातें सुनकर निखिल का चेहरा और सफेद पड़ गया। उसने पूछा, तो अब मैं क्या करूं? क्या वे मुझे फिर से दिखेंगे? संजय ने गंभीरता से कहा, देखो भाई, ऐसी चीजों से बचने का एक ही तरीका है, रात में ऐसी जगहों पर मत जाओ। और अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो भगवान का नाम लेते रहो। ये आत्माएं आम तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन वे डराती जरूर हैं। उस दिन के बाद निखिल ने एक नियम बना लिया, चाहे कितना भी जरूरी काम हो, वह शाम 5 बजे के बाद गोरेगांव स्टेशन पर नहीं रुकेगा। उसने अपनी नौकरी भी बदल ली और एक ऐसी कंपनी ज्वाइन की जहां उसे देर रात तक रुकना ना पड़े। लेकिन उस रात का डर उसके मन में हमेशा के लिए बस गया। आज भी जब वह मलाड स्टेशन से गुजरता है तो वह दरवाजे की ओर देखने से बचता है। उसे डर है कि कहीं फिर से वही 3 चेहरे न दिख जाए, वही ठंडी आंखें और वही सवाल, तू पण मरणार आहेस ना। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
मुंबई जैसे शहर में, जहां हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं, हर स्टेशन की अपनी एक कहानी है। कुछ कहानियां हंसी खुशी की होती है, तो कुछ ऐसी जो रात के सन्नाटे में आपके रोंगटे खड़े कर देती हैं। गोरेगांव स्टेशन उन जगहों में से एक है जो दिन में तो जिंदगी से भरा रहता है, लेकिन रात में यहाँ का सन्नाटा कुछ और ही कहानी कहता है। तो अगली बार जब आप किसी रेलवे स्टेशन पर हों और रात गहरी हो चुकी हो, तो एक बार आसपास जरूर देख लें। शायद वहां सिर्फ आप न हो, शायद कोई और भी हो जो आपकी ओर देख रहा हो, और शायद वह आपसे कुछ पूछना चाहता हो।